हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 19 सितंबर पे पहुंच गए हैं और इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम एमसीक्यूज पैटर्न को आगे डिस्कस कर देते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो प्रीलिम्स है ये अच्छे तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। मार्किंग स्कीम में ये है 10 में से 6 क्वेश्चन का आपको करेक्ट करना है ताकि आप एक सेफ जोन पे फॉल करिए। और 10 में से 6 मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने 60% एग्जाम को क्रैक कर लिया है और प्रीलिम्स के लिए जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो 60% ही क्रैक करने के लिए है। अगर आप 120 स्कोर कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स बहुत ही आसानी से निकल जाता है, कोई भी ज़्यादा मार्क्स लाने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है और बहुत आसानी से वहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं और अच्छे से समझते हैं। स्कोर जितना भी आएगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में पूरी इंटीग्रिटी के साथ लिख दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को पब्लिश किया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी यूएनडीपी, ऑप्शन सी आईएलओ, ऑप्शन डी यूनेस्को। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ए विल बी द राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक इज द एजेंसी हु पब्लिश द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ठीक है, इसके अंदर जो है इसके इंडिया का जो रैंक है 160th रैंक है और 174 कंट्रीज़ के इसको लेके हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया है, जिसमें 98% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर की गई है और अप टू मार्च 2020 तक के लिए। ठीक है, और प्रोवाइडिंग अ प्री पेंडेमिक बेसलाइन ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये जो प्री पेंडेमिक बेसलाइन प्रोवाइड कराएगा किसके लिए? हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और विद द बिगेस्ट स्ट्राइड्स मेड इन लो इनकम कंट्रीज़। ठीक है, ताकि लो इनकम कंट्रीज़ के लिए जो भी बिगेस्ट स्ट्राइड्स है उसको फॉल आउट को दूर किया जा सके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसने? वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया है। इंडिया की रैंक 116 है और 174 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोशी रिवर। कोशी रिवर के ऊपर 2 स्टेटमेंट से बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट फ्लोज थ्रू चाइना एंड भूटान बिफोर एंटरिंग इंडिया, कि ये इंडिया में एंटर होने के पहले चाइना और भूटान से होके जाती है। सेकेंड है इट मीट्स गंगा रिवर ऑन द लेफ्ट बैंक, ये गंगा रिवर से लेफ्ट बैंक में मिलती है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट आर द राइट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। सबसे पहले कोशी रिवर। ठीक है, कोशी रिवर जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, शौर्य ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले ये तिब्बत के जो हिमालयन तिब्बत से फ्लो होते हुए साउथ नेपाल पे आते हुए कहाँ पे? इंडिया के अंदर एंटर करती है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाती है कि ये चाइना और भूटान से पहले फ्लो होती है उसके बाद इंडिया में एंटर करती है। तो दिस वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड इट मीन्स गंगा रिवर ऑन द लेफ्ट बैंक, क्या ये गंगा रिवर को लेफ्ट बैंक पे मिलती है? ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाता है। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ फ्लो करती है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे, ये रहा नेपाल। ठीक है, ये नेपाल का ये जो ऊपर वाला इधर वाला एरिया है इसको कहा जाता है हिमालयन तिब्बत के नाम से इसको जाना जाता है। और ये रही आपकी कोशी रिवर। ठीक है, ये कोशी रिवर जो यहाँ से फ्लो होके आती है और लेफ्ट बैंक, ये देखिए देख रहे हैं गंगा। ठीक है, ये गंगा का ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इस पोर्शन पे मिल जाती है इधर पे आके, और फिर ये कहाँ जाती है? वेस्ट बंगाल के अंदर मिल जाती है जाके। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपने अच्छे तरीके से मैप को समझ लिया होगा। चलिए, कोई डाउट होता तो बिल्कुल कॉमेंट में पूछ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रुसेलियोसिस डिसीज। तो ब्रुसेलियोसिस डिसीज के ऊपर 2 स्टेटमेंट्स है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, कि ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका कारण बैक्टीरिया है। एंड इट मोस्टली स्प्रेड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग अनपेस्चराइज्ड और रॉ डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि ये मोस्टली जो ये बीमारी जो फैलती है इसका मोस्टली जो कारण है ये ईटिंग, जो खाना जो रॉ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खाने के कारण ये होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए एंड नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो बैक्टीरिया के कारण होता है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट में आपकी करेक्ट हो गई। सेकंड, क्या ये मोस्टली जो ईटिंग और ड्रिंकिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, जो रॉ मतलब जो कच्चे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको खाने के कारण होता है? तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण जो राइट आंसर हो गया ये आपका सी हो गया। कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ब्रुसेलिस जो होती है ये बैक्टीरियल डिसीज़ होती है जिसका कारण है आपका ब्रुसेला स्पीसीज विच मेनली इन्फेक्ट
देखो जो सबसे ज़्यादा किसको इन्फेक्ट करती है, कैटल को करती है, स्वाइन को करती है, ठीक है, गोट्स, शीप एंड डॉग्स। तो ये कुछ कारण है इनके इन स्पीसीज़ को ज़्यादा फैलने के। और जनरली जो एक्वायर करती है डिसीज़ ये थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो जो व्यक्ति बीफ खाता है, ठीक है, बीफ करता है, मतलब बीफ खाता है, मीट खाता है, इन सभी चीज़ों को जो प्रोडक्ट को जब वो सेवन करता है, जो रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, और इनके कारण क्या होता है, जो अनपेस्चराइज है, इन जिनमें आप मिल्क को भी ले सकते हैं, उनके कारण क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। और इस तरीके की ब्रुसेलिस नाम की एक जो डिसीज़ है ये होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये डिसीज़ अभी चाइना में देखी गई है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन बनाया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन हैव बीन इंडिजिनियसली डेवलप इन इंडिया, कि इनमें से कौन सी वैक्सीन इंडिया के अंदर इंडिजिनियसली, मतलब इंडिया ने ही कम्प्लीटली डेवलप किया है कोविड-19 की। तो फर्स्ट है कोवैक्सीन, सेकेंड है जाइकोव डी एंड थर्ड है CHZOX1। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए कोवैक्सीन के ऊपर तो मैंने एक पूरा वीडियो ही बना के रखा हुआ है कि कोवैक्सीन किस तरीके से इंडिया में डेवलप हो रही है, किस तरीके इसको कौन सी ऑथराइजेशन इंडिया में डेवलप कर रही है। तो आप जाके सर्च करके कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन बाय SF एजुकेशन आप जाके सर्च करिए, आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन और डीप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कोवैक्सीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी और आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो कोवैक्सीन इंडिया द्वारा डेवलप की जा रही है और जाइकोव डी ये भी इंडिया द्वारा डेवलप की जा रही है। बट जो CHADOX1 है ये इंडियन इसको डेवलप नहीं कर रहा है, इसको जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो डेवलप कर रही है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग हो जाती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो आपकी CHOXD1 है इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, किसके साथ? अस्ट्राजेनिका, इस ऑथराइजेशन मतलब इस अथॉरिटी के साथ क्या करके कोलैबोरेशन करके। तो इन दो ये मिलके क्या करें, SARS-CoV-2 के लिए पोटेंशियल एक इम्यून रिस्पांस वाली बना रही हैं, एक वैक्सीन बना रही है। और कोवैक्सीन को तो भारत ही डेवलप कर रहा है, जिसको भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है और कोलैबोरेशन किया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। तो ये तीनों मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप कर रही हैं। जाइकोव डी है, इसको भी इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो कोविड-19 वैक्सीन है। और इट इज़ द प्लाज्मिड DNA वैक्सीन बीइंग डेवलप बाय जाइडस कैडिला। तो जाइडस कैडिला एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको क्या कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है। और इन फेज़ 2 ट्रायल नाउ बोथ आर बीइंग टेस्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्ट्री इम्यून सिस्टम। और ये भी अपने फेज़ 2 ट्रायल पे हैं, जहाँ पे क्या करना है, इनको अपने टेस्ट की फैसिलिटीज़ को, उसकी एबिलिटी को कम्प्लीटली चेक करना है और सेटिस्फैक्ट्री एक रिस्पॉन्स सिस्टम को तैयार करना है, ताकि इस वैक्सीन के लिए क्या मिल सके, अप्रूवल मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है जनरल असेंबली इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि ये जो UN जनरल असेंबली होती है ये नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के लिए इलेक्ट करती है। सेकेंड है द UNGA कैन नॉट मेक रिकमेंडेशन ऑन पीस एंड सिक्योरिटी मैटर्स विच आर एट दैट टाइम बीइंग एड्रेस्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। कि अगर कोई मैटर सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एड्रेस किया जा भी रहा है, तो वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वो रिकमेंडेशन नहीं देता है पीस और सिक्योरिटी मैटर्स के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए एंड नाउ वी विल डिस्कस। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले जो जनरल असेंबली है इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की, जो जनरल असेंबली है वो इलेक्ट करती है नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो UNGA है ये कैन नॉट मेक रिकमेंडेशन नहीं कर सकता है पीस और सिक्योरिटी मैटर के लिए, अगर उसी समय क्या कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल उस मैटर को एड्रेस कर रहा है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। कुछ और चीज़ें देख लो इसके बारे में।
देखो यूएनजीए के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसके अंदर कितने मेंबर है, इसके अंदर 193 मेंबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जिसके अंदर 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, अगर जनरल असेंबली ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शैल बी मेड बाय 2/3 मेजोरिटी, अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट मेजोरिटी में कोई डिसीजन देना है तो वहाँ पे उनको 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए वोटिंग के अंदर। और ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर जो मेंबर प्रेजेंट है और वहाँ पे जो वोट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि 2/3 मेजोरिटी वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूएन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, यूएन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर 3 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। सेकंड है मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें एडवाइस कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है। थर्ड है द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि मिनिस्टर केवल अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है, मतलब अगर प्रेसिडेंट कभी नाखुश हुआ तो वो उनको क्या कर सकता है, उनको वहाँ से निकाल भी सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में इसने पूछा है, तो अगर आप समझ लीजिए काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होते हैं इनकी एक एक टुकड़ी, मतलब एक एक टुकड़ी मिलके ही क्या बनाती है, ये बनाती है आपका हाउस, जो आपका लोकसभा बनाती है, ठीक है। तो अगर लोकसभा बनाती है तो ये पार्लियामेंट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द जो अपर हाउस होता है, ठीक है, अपर हाउस के लिए होती है, ना कि पार्लियामेंट के लिए होती है। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा, केवल एक शब्द से स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड है मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जिसमें एडवाइस प्राइम मिनिस्टर देता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड विल बी द राइट आंसर। एंड द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही मिनिस्टर ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो गया, सॉरी बी विल बी द राइट आंसर 2 एंड 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि पार्लियामेंट के लिए। और ये आर्टिकल 75(3) उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट हु शेल इन द एक्सरसाइज हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द सच एडवाइस। इसका मतलब क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, ठीक है, जो उनका हेड होता है वो एड और एडवाइस किसकी, प्रेसिडेंट के साथ क्या कर सकता है, फंक्शंस कर सकता है, पूरी एक्सरसाइजेस कर सकता है जब तक वो पावर में रहते हैं। ये आर्टिकल 74(1) में दिया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो प्राइम मिनिस्टर है ये अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को, जो प्राइम मिनिस्टर है एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि आप इन मिनिस्टर को अपॉइंट करिए, ये आर्टिकल 75(1) में दिया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जो मिनिस्टर हैं वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक प्लेजर रहता है प्रेसिडेंट का, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल 75(2) में दिया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली द वर्ड व्योम मित्रा वॉज सीन इन न्यूज़, इट रेफर्स टू। तो अभी एक वर्ड व्योम मित्रा न्यूज़ में था, आपको बताना है किस चीज़ से रिलेट करता है। फर्स्ट है लेडी रिपोर्ट फॉर गगनयान, कि क्या ये कोई लेडी रिपोर्ट है जो गगनयान के लिए बनाया गया है। सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, क्या कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। थर्ड है स्टूडेंट लर्निंग एजुकेशन पोर्टल, क्या कोई स्टूडेंट का लर्निंग एजुकेशन पोर्टल है। एंड डी है टीचर वेलफेयर बोर्ड, या फिर टीचर्स का कोई वेलफेयर बोर्ड है। तो किससे रिलेट करता है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, नाउ फिर हम डिस्कस करेंगे। चलो देख लेते हैं, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए जो व्योम मित्र है काफ़ी ज़्यादा अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में था, अगर ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर बहुत इजी आंसर लगा देंगे। व्योम मित्रा इज़ अ लेडी रोबोट फॉर गगनयान, गगनयान के लिए अभी 2022 में छोड़ा जाने वाला है, ठीक है, उसके लिए व्योम मित्रा एक लेडी रोबोट बनाया है जो वहाँ जाके क्या करेगा, हमको इन्फॉर्मेशन स्पेस की प्रोवाइड कराएगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनवील किया है अपना पहला वुमेन एस्ट्रोनॉट नेम, जिसका नाम है व्योम मित्रा, हु विल राइड टू स्पेस इन द फर्स्ट टेस्ट फाइट
ऑफ द ह्यूमन स्पेस मिशन, ठीक है। अपना पहला ह्यूमन स्पेस मिशन को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या किया है, इसरो ने पहला अपना व्योममित्र नाम का एक रोबोट बनाया है जो सबसे पहले स्पेस में जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे घूमेगा फिरेगा, मतलब वहाँ की सारी जानकारी लेगा कि यस दैट एनवायरनमेंट इज सुटेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग। उसके बाद भी हम क्या करेंगे, जो अपने ह्यूमन्स हैं उनको वहाँ पे क्या करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, वहाँ उनको हम भेज देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद जो ह्यूमनॉइड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। तो इनको जो डेवलप किया गया, इसको इसरो की इनर्शियल सिस्टम यूनिट के द्वारा डेवलप किया गया जो त्रिवेंद्रपुरम में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और गगनयान कब लॉन्च होने वाला है ये भी याद रखिएगा, ये 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा इंडिया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख लीजिए। इस तरीके का ये रियल रोबोट है जिसको वुमेन रोबोट कहते हैं। अच्छे तरीके से बात करता है, हैंडशेक करता है, सब चीज़ करता है। तो इसको डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यमन एंड सोमालिया इज सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यमन और सोमालिया किस चीज़ से सेपरेट होते हैं, मतलब किस सी बॉडी से सेपरेट होते हैं। ऑप्शन ए गल्फ ऑफ एडन, ऑप्शन बी गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऑप्शन सी पर्शियन गल्फ एंड ऑप्शन डी रेड सी। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए नाउ, फिर हम देन वी हम डिस्कस करेंगे। चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। राइट आंसर देखिए, गल्फ ऑफ एडन यमन और सोमालिया को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर ए हो गया। आप इसको मैप में देख लीजिए, देखिए ये रहा आपका, देखो ये गल्फ ऑफ एडन हो गया, ये यमन हो गया, ये सोमालिया हो गया। तो गल्फ ऑफ एडन किन दोनों के बीच सैंडविच का वर्क करता है, तो ये यमन और सोमालिया, दीज आर द टू कंट्रीज हु आर द टू ब्रेड्स, ठीक है। मतलब ये दो ब्रेड की तरह हैं, जिनके बीच कौन है, जिनके बीच गल्फ ऑफ एडन है। अब इसके आसपास की कंट्री भी देख लीजिए, यमन से बॉर्डर टच करने वाली कंट्री ओमान है और सऊदी अरेबिया है। केवल दो ही कंट्री हैं जो यमन से बॉर्डर टच करती है, और सोमालिया, ठीक है, सोमालिया से बॉर्डर टच करता है। ये कौन सा आपका, ये इथोपिया टच करता है, यहाँ पे जिबूती टच करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंडियन सी हो गया, ये अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे ये रेड सी हो गया। रेड सी में कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं ये भी देख लीजिए, सऊदी अरेबिया, ठीक है, यहाँ पे सूडान हो गया, एरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया आपका। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो क्या करती हैं, रेड सी से बॉर्डर टच करती है। इंपॉर्टेंट एरिया है और मैप को अच्छे तरीके से देखा करिएगा, ठीक है। अब इसके गल्फ ऑफ एडन इज अ डीप वाटर बेसिन दैट फॉर्म अ नेचुरल सी लिंक बिटवीन रेड सी एंड अरेबियन सी, ठीक है। और गल्फ ऑफ एडन एक और नेचुरल सी करता है, जो रेड सी, एक सेकेंड, जो आपका रेड सी और अरेबियन सी, इन दोनों के बीच का भी क्या करता है, एक नेचुरल लिंक का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई हैज़ फाइनलाइज्ड अ 3-year रोड मैप टू इम्प्रूव रेगुलेशन एंड सुपरविजन अमंग अदर फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, इट इज़ कॉल्ड एज। कि आरबीआई ने अभी 3 साल का एक फंक्शन रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसमें इम्प्रूव करेगा रेगुलेशन और सुपरविजन को अपने सभी फंक्शंस के साथ सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो इसके इस चीज़ को उन्होंने नाम क्या दिया है, तो क्या नाम दिया है, ऑप्शन ए उत्कर्ष 2020 नाम दिया है क्या, उत्कर्ष 2021, ऑप्शन सी उत्कर्ष 2022 एंड उत्कर्ष 2023, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते, राइट आंसर देखिए अभी आरबीआई ने अपना कंप्लीटली रोड मैप तैयार किया, जिसको उत्कर्ष 2022 के नाम से इसका नाम दिया गया, जिसमें 3 साल का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें इम्प्रूव की जाएगी रेगुलेशन और सुपरविजन, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और उसके सभी फंक्शंस को क्या किया जाएगा, अच्छे तरीके से वर्क कराया जाएगा सेंट्रल बैंक के। तो इसको जो नाम दिया गया, इसको उत्कर्ष 2022 के नाम से जाना जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फाइनलाइज अ 3-year रोड मैप उत्कर्ष 2022 टू इम्प्रूव रेगुलेशन एंड सुपरविजन, ठीक है। जो इनका रेगुलेशन मतलब किस तरीके से नियंत्रण करना है, किस तरीके से सुपरविजन देख रेख करना है, ठीक है, इनके फंक्शंस के ऊपर जो सेंट्रल बैंक के हैं उनके ऊपर ये वर्क कराएगा। तो इसका नाम उत्कर्ष 2022 दिया है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उत्कर्ष 2022 इज अ मीडियम टर्म स्ट्रेटजिक इन लाइन विद द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स प्लान टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी एंड द सुपरविजन मैकेनिज्म। की क्या करेगा, ये स्ट्रेंथन करेगा एक रेगुलेटरी और सुपरविजरी मैकेनिज्म को, और
जो अर्लियर है, इसके पहले का जो इंटरनल कमेटी थी आरबीआई की, वॉज फॉर्म अंडर द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के, उनके नेतृत्व में जो फॉर्म की गई थी, ठीक है, जो इंटरनल कमेटी को, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा इश्यूज़ को जो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत है इनको एड्रेस करना नेक्स्ट 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि इसको जो एड्रेस करने वाला जो व्यक्ति है तो वो डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य हैं, जो इंटरनल कमेटी को हेड करेंगे, ठीक है। इसके बारे में याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पररी पोजीशन आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिपेंडेंट वर्कर फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट इज कॉल्ड एज, ठीक है, कि जो फ्री एंगेजमेंट सिस्टम है, जो एक टेम्पररी पोजीशन है और जिसको कॉमन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से इस तरीके से कहा जाता है, तो ये किस तरीके की इकोनॉमी के अंदर ये वर्क करती है। तो क्या ये गिग इकोनॉमी है, क्या मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्या मार्केट इकोनॉमी है, क्या मैक्रो इकोनॉमी है। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए एंड फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका ए है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो गिग इकोनॉमी है, इसमें फ्री मार्केट सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, जिसमें जो टेम्परेरी पोजीशन है ये काफ़ी कॉमन है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं इंडिपेंडेंट वर्कर के साथ, जिसमें शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट को बताया जाता है, ये होती है आपकी गिग इकोनॉमी, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी इज अ फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्परेरी पोजीशन आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिपेंडेंट वर्कर फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट। तो शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट के लिए क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये वर्कर्स के साथ इनका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लोबल गिग इकोनॉमी जो इंडेक्स है, रिपोर्ट हैज़ रैंक इंडिया अमंग द टॉप 10 कंट्रीज, कि ग्लोबल जो 10 गिग इकोनॉमी जो इंडेक्स अभी पब्लिश किया गया, इसमें जो इंडिया का जो रैंक है ये शुरुआत की 10 कंट्रीज़ में है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड द रिपोर्ट सेज देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन फ्रीलांसर in India from 11% in 2018 to 52% in 2019, and thanks to various initiative including Startup India and Skill India। और इंडिया के अंदर जो भी स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया इस तरीके के इनिशिएटिव चलाएं, इसके कारण क्या है, इंडिया का पहले जो फ्रीलांसर था ये 11% था 2018 में, ये बढ़ के 52% हो गया 2019 में, ठीक है। तो इसलिए गिग इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हुए बढ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरीके की आपको अच्छी अपडेट्स और वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से मिल जाए, ठीक है। जितना भी स्कोर आया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, चाहे 6 से कम आया हो 6 से ज़्यादा आया हो। अगर 6 से कम आया तो एक बार वीडियो को हाफ एन आवर के बाद रिवाइज कर लीजिएगा। 6 से ज़्यादा जिन भी बच्चों के हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड 24 आवर्स में आप सभी को एक बार फिर से इसको रिवाइज करना है, वेदर यू हैव 10 आउट ऑफ 10 और 10 आउट ऑफ 0। ओके, so thank you for watching, have a good day।